वेलकम टू केमिस्ट्री एज इन अनदर वीडियो ऑफ 15 डेज 30 टॉपिक सीरीज। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आज हमने एक सैम्पल पेपर तैयार किया है आपके लिए, जिसमें बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो आप डिटेल में इस वीडियो को देखिए और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप समझिए। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनमें क्या कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से समझना है, ताकि उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बड़ी आराम से उन क्वेश्चंस को कर सकें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। अब देखिए, मोलैलिटी जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? WB/MB। ये आपका हो जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय WA, दैट इज इन ग्राम, दैट मीन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब देखिए, प्योर वाटर इसका मतलब सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि 1000 ग्राम आप वाटर ले रहे हैं तो सबसे पहले देखिए मोल कितने हो जाएंगे? 1000 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, आपका यही तो सॉल्वेंट है, तो इसकी भी अमाउंट कितनी हुई? 1000 ग्राम। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर कितना आएगा? 55.5 मोल पर केजी। तो आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया गया है आपको, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम गिवन रेट कांस्टेंट। अब देखिए, आप सोचेंगे रेट कांस्टेंट दिया है तो हमें ऑर्डर का कैसे पता चलेगा? आपको ऑर्डर का पता चलता है रेट कांस्टेंट की यूनिट से। तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं इसको डिटेल में अगर एक्सप्लेन करूं तो देखिए, हमें पता है कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है? रेट इज इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन एंड पावर एन। ये एक नॉर्मल इक्वेशन आप लिख सकते हैं। एन यहाँ क्या है आपका? एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब रेट आपको पता है, कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यानी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होगी इसकी यूनिट, इक्वल टू रेट कांस्टेंट देन कंसंट्रेशन पावर एन। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? तो देखिए, के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन पावर एन। आप इसको और ज़्यादा आगे सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगी? आपकी सिंपल सी इक्वेशन बन गई, कंसंट्रेशन पावर 1 - n। टाइम को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका पर टाइम। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n इज इक्वल टू हम क्या प्लेस करेंगे? n इज इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे तो कंसंट्रेशन रह जाएगी, और कंसंट्रेशन किस में ली जाती है? मोल पर लीटर में ली जाती है। तो इसकी पावर क्या होगी? 1 - n। टाइम मान लीजिए आप सेकंड में ले रहे हैं तो पर सेकंड हो गया। अब अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है तो n की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो मोल पर लीटर की पावर 1 आ गया, तो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकंड। इसी तरह से मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1 में से 1 जीरो आ जाएगा, किसी की पावर जीरो का मतलब 1 होता है, तो आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई? पर सेकंड। इसी तरह से अगर आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ n की जगह क्या आएगा? 2 आएगा, तो 1 - 2 -1 बच गया, तो आप इसकी पावर -1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? पर मोल लीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के लिए आप यूनिट देख सकते हैं। तो यहाँ क्या यूनिट है? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो किसके लिए है मोल पर लीटर पर सेकंड? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए। आपसे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर किसी भी आयन की या किसी भी एटम की हम बात करें तो उसके पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पीसीज आपकी कलर्ड होती है, और जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पीसीज आपकी कलरलेस होती है। तो हर एक जो आपका आयन है उसके पास हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s2 होता है। तो यहाँ ये Fe2 पॉजिटिव में है, तो Fe2 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा 3d6। अब देखिए डी जो सब शेल है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्यूपाई करते हैं,
देन आप पेयरिंग करवाते हैं तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये तो कलर्ड है। Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d5 होता है, तो अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे 5, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, कलर्ड है। Ti3 पॉजिटिव, देखिए टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3d2 4s2, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव बनेगा और उसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अनपेड है, तो ये भी आपका क्या है, कलर्ड है। देन स्कैंडियम, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3d1 4s2, अगर तीनों ही इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन जैसे बन जाएगा और इसके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि आप बोहर मैग्नेट्रॉन में निकालते हो, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू बी एम। यहाँ एन आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट के अंदर देखिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू 4 आएगी, सेकंड के अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 5 वैल्यू आ जाएगी, थर्ड में 1 है तो 1 वैल्यू आ जाएगी, फोर्थ नेक्स्ट जो आपका है इसके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और जिसके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो उसे हम क्या कहते हैं, डाई मैग्नेटिक। तो पूछा जा सकता था कि इनमें कौन सा आयन जो है वो डाई मैग्नेटिक है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाता, ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक और इनका मैग्नेटिक मोमेंट आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मोनोसेक्राइड सुगर, इनमें से कौन ऐसी है जो मोनोसेक्राइड यूनिट सुगर नहीं है, तो जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है वो तो मोनोसेक्राइड, और जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस होकर के सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाए वो या तो फिर डाइसेक्राइड हो सकता है, पॉलीसेक्राइड हो सकता है, ओलिगोसेक्राइड हो सकता है। तो देखिए ग्लूकोज, ये आपको पता है एक मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज आल्सो ए मोनोसेक्राइड, मैनोज आल्सो मोनोसेक्राइड, जबकि माल्टोज जो है आपको पता है क्या है, ये एक डाइसेक्राइड है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जब आप माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपको 2 यूनिट मिलती हैं और दोनों ही डी ग्लूकोज होती हैं, 2 यूनिट आपको मिलती है इसके हाइड्रोलाइसिस से। जो दोनों ग्लूकोज की यूनिट होती हैं वो एक दूसरे के साथ, एक ग्लूकोज का C1 कार्बन एटम दूसरे ग्लूकोज के C4 कार्बन एटम के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। इसका मतलब हुआ कि जो कार्बन एक है वो आपको पता है एल्डिहाइडिक कार्बन एटम होता है, कार्बोनिल कार्बन होता है, जो फर्स्ट कार्बन एटम आपका ग्लूकोज के अंदर है वो ये वाला कार्बन होता है। तो इसका मतलब इसमें C1 जो कार्बन एटम है वो फ्री है अभी, और अगर फ्री है तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। ये रेड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है। डाइसेकेराइड है, दोनों यूनिट आपको डी ग्लूकोज की मिलती है, जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम देखें दूसरा जो डाइसेकेराइड आपके सिलेबस में दिया गया वो है सुक्रोज। अब सुक्रोज की अगर हम बात करें तो सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपको एक तो डी ग्लूकोज मिलता है और जो दूसरा आपको डी फ्रक्टोज मिलता है। अब फ्रक्टोज तो आपको पता है कीटोज है, यानी यहाँ पर तो कीटोनिक ग्रुप है जो कि 2 नंबर कार्बन एटम पर होता है, तो ये C2 कार्बन इसके C1 के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। तो ये जो एल्डिहाइडिक कार्बन एटम है ये भी फ्री नहीं है और जो कार्बोनिल ग्रुप 2 नंबर कार्बन एटम पर है उसका कार्बन भी फ्री नहीं है, इसलिए ये किस तरह की शुगर होती है आपकी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। थर्ड अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सिलेबस में लैक्टोज का एग्जाम्पल दिया गया है। अब लैक्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो एक तो आपको ग्लूकोज की यूनिट मिलती है प्लस ग्लैक्टोज, दूसरी जो यूनिट मिलती है वो आपको ग्लैक्टोज की मिलती है, डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज। अब देखिए ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में फर्क पूछा जा सकता है। देखिए जब भी आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन आपको पता है CHO होता है, ठीक है, देन आप HOH लगाते हैं। तो जो फोर्थ कार्बन एटम होता है वहां पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिफर करते हैं ये फोर्थ नंबर कार्बन एटम पर। तो फोर्थ नंबर कार्बन एटम पर अगर कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है तो ग्लैक्टोज बनता है। अब अगर मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो देखिए देखिए ये आपकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये 3 और ये 4। अगर इस 4 नंबर कार्बन एटम पर आप H और OH की पोजीशन बदल देंगे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे फोर्थ कार्बन एटम के ऊपर, तो वो बन जाएगा ग्लैक्टोज, ये आपका ग्लूकोज है। और देन अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो ये जो आपका कहलाता है ग्लैक्टोज। तो यहाँ जब लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो एक यूनिट आपको ग्लूकोज मिलती है और एक यूनिट आपको ग्लैक्टोज मिलती है। अब यहाँ पर ग्लूकोज का कार्बन 1 और जो ग्लैक्टोज है उसका 4 नंबर कार्बन एटम के बीच में
बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। ध्यान दें, एक तो यहाँ बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, जबकि इन दोनों में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थी। क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर कार्बन ग्लैक्टोज का पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर 1 नंबर जो कार्बन एटम है वो तो फ्री है, इसलिए ये आपकी किस तरह की शुगर हो जाती है, रिड्यूसिंग शुगर हो जाती है। तो आपके 3 डाइसैकेराइड दिए गए हैं, जिनमें माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज दिए गए। तो इनको भी मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर मोनोसेक्राइड कौन नहीं है आपका, माल्टोज नहीं है, एक डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस तरह के क्वेश्चन 2022 के अंदर जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ क्या पूछा गया आपसे कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, यानी आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करवाएं तो 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने के लिए कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो देखिए, एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो ये Al2O3 है, जो आपको 2 Al3 पॉजिटिव आयन देता है। इसका एक मॉलिक्यूल 2 Al3 पॉजिटिव आयन देता है। अगर मैं एक Al3 पॉजिटिव की बात करूं तो एक आयन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको रिड्यूस करने के लिए। अगर ये 1 मोल हो तो आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 मोल इलेक्ट्रॉनों का मतलब हो गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर जो चार्ज होता है उसे 1 फेराडे कहते हैं। तो ये कितना चार्ज हो गया, 3 फेराडे। यानी एक जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है 1 मोल, उसको 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब आपके पास 1 मोल एल्यूमिनियम आपको मिलता है। तो कितना चार्ज हो गया आपका, 3 फेराडे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए। 2 मोल एल्यूमिनियम चाहिए तो डबल कर देंगे। इसी तरह से कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है, ठीक है, और आपको ये कह देते हैं कि भाई यहाँ कॉपर जो है आपको डिपॉजिट करना है, अमाउंट बता देते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे आपको बोला गया कि 31.75 ग्राम आपको कॉपर डिपॉजिट करना है, तो बताइए कितने चार्ज की जरूरत होगी। तो सिंपल आप समझिए, देखिए एक कॉपर आयन के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 1 मोल को अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल। अगर 2 मोल आप चार्ज पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, तो ये 1 मोल डिपॉजिट होगा, और 1 मोल का मतलब होता है 63.5 ग्राम। बट आपको कितना चाहिए, जस्ट हाफ चाहिए, तो हाफ चार्ज पास कर देंगे, यानी आप 2 फेराडे पास कर रहे हैं तो कितने फेराडे से 31.75 डिपॉजिट हो जाएगा, 1 फेराडे से डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, आपको ये कहा गया कि एल्यूमिनियम जो है आपको 9 ग्राम डिपॉजिट करना है, 9 ग्राम एल्यूमिनियम। अभी हमने देखा था कि एल्यूमिनियम के 1 मोल के लिए 3 फेराडे चार्ज चाहिए, तब ये कितना डिपॉजिट होगा, 27 ग्राम। एटॉमिक मास 27 होता है, 27 ग्राम। 9 ग्राम के लिए यानी 1/3 हो गया इसका, तो यहाँ पर भी 1/3 चाहिए, डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका 1 फेराडे चार्ज चाहिए 9 ग्राम के लिए। तो आप इस तरह से सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए प्राइमरी एल्किल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो। अब देखिए, जब भी आप एल्किल हैलाइड चैप्टर पढ़ते हैं तो 2 तरह की रिएक्शन पढ़ते हैं, SN1 भी पढ़ते हैं और SN2 रिएक्शन। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, जैसे अल्कोहल चैप्टर के अंदर वो आपसे पूछ लेंगे कि भाई यहाँ अल्कोहल, जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह की रिएक्शन पढ़ते हैं। एक तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है, एक रिएक्शन जहाँ पर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का क्लीवेज होता है, तो दोनों का ऑर्डर पूछ लेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के लिए। सेम जो आपका एल्किल हैलाइड की अगर हम बात करें तो SN1 और SN2 रिएक्शन देते हैं, तो इनका ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम इन ऑर्डर की बात करें तो SN1 जो रिएक्शंस है उनका ऑर्डर रहेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, और SN2 का पता है आपको जस्ट अपोजिट रहता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। देखिए अच्छे से आप इसको पढ़ लें, कई बार वहाँ पर फॉर्मूले भी दिए हो सकते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड। आपसे SN2 में पूछ लिया कि कौन सा सबसे इजीली देगा, SN1 के अंदर पूछ लिया, तो अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो इजीली SN2 देगा, और अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड है तो वो SN1 इजीली देगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल। तो देखिए, एनिमल के अंदर हमें पता है ग्लाइकोजन स्टोर होता है, प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं और हम ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा गया है, इसके बेसिस पर मैं कई तरह के आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर K4FeCN6। तो देखिए, वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद में पार्टिकल की संख्या, डिवाइडेड बाय
बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो जो भी आपको यहाँ इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है आप उसे डिसोसिएट करवाइए। तो ये क्या देगा आपको, 4 देगा के पॉजिटिव आयन प्लस एक ये आयन देगा आपको कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 4 नेगेटिव। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हुए, 4 और एक 5, यानी कि डिसोसिएशन के बाद ये 5 देगा। और अगर इसका डिसोसिएशन नहीं होता तो एक ही फॉर्मूला यूनिट है, ये 1 हो गया। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो गया बी। अगर जैसे ग्लूकोज दे दे आपको कि भाई ग्लूकोज के लिए क्या होगा, यूरिया दे दे आपको, तो आपको पता है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कि ना तो इनका एसोसिएशन होता है और तो इसलिए इनके लिए वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, हाँ जिस क्वेश्चन की मैं बात ये भी वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा क्या गया, विच ऑफ फॉलोइंग हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिससे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए ग्लूकोज तो मैं भी आपको बता के आया था नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट ही नहीं होगा। NaCl की अगर हम बात करें तो ये एक Na पॉजिटिव देता है और एक Cl नेगेटिव, यानी कि एक फॉर्मूला यूनिट से आपको 2 पार्टिकल मिलते हैं। सेम बेरियम क्लोराइड के लिए बात करेंगे तो एक तो देगा ये Ba2 पॉजिटिव और दूसरा देगा 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल 3 हो गए, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल 2 हो गई। एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो ये आपको एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और एक आयन देगा SO4 2 नेगेटिव। देखिए कितने देगा, सल्फेट देगा 3 और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के देगा 2, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हुए, 5 हुए। तो सबसे ज़्यादा आयन कौन दे रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट दे रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सबसे ज़्यादा इसी का होगा। अब इसी के साथ साथ मैं कई सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आपसे यही क्वेश्चन दिया गया और आपसे पूछा कि बताइए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस सॉल्यूशन का होगा अगर आप वाटर के अंदर चीज़ों को डिजोल्व करें। मान लीजिए एल्यूमिनियम सल्फेट को डिजोल्व कर रहे हैं 0.1 m, 0.1 m ही आप बेरियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं, 0.1 m ही आप NaCl ऐड कर रहे हैं, 0.1 m ही आप ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं। अब देखिए इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जब आप बात करते हैं तो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको मैं बता चुका कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर है तो किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर। और आपको पता है कि जब भी आप एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो आपके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, और उसी इंक्रीज्ड वैल्यू को हम बॉइलिंग इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ सेम कि जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल देगा उसके लिए इलिवेशन उतना ही ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनेटली उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सेम एल्यूमिनियम सल्फेट वाला हो जाएगा। हाँ कम भी पूछा जा सकता है, तो जो सबसे कम आपको पार्टिकल दे रहा है फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछ ले, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछ ले। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मान लीजिए सेम Al2SO4 होल थ्राइस 1 m कर देते हैं, चलो इस बार 1 m ले लिया, 1 m ही मान लीजिए ग्लूकोज ले लिया, 1 m ही Ki ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, 1 m यूरिया ले लिया। तो देखिए ये 2 आयन देगा, के पॉजिटिव आई नेगेटिव, 1 m अगर है तो आपको टोटल 2 मोल आपको पार्टिकल्स मिलेंगे। ये 1 मोल पार्टिकल देगा, ये भी 1 मोल पार्टिकल देगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि आपको पता है ये आपको 5 मोल पार्टिकल देगा। इसका एक फॉर्मूला यूनिट से आपको 5 पार्टिकल मिल रहे हैं, तो 1 मोल से 5 मोल मिलेंगे। तो लोवेस्ट फ्रीजिंग किसके लिए रहेगा, इसके लिए रहेगा जो सबसे ज़्यादा आयन देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आई थिंक आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे आप आराम से इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज कंप्लीटेड इन 32 मिनट व्हेन वॉज 50%। 50% का मतलब है हाफ लाइफ टाइम पूछा है आपसे। अब जो ज़्यादा इसके अंदर मैथमेटिक्स लगाएगा वो सोचेगा कि यानी कि 3/4 कंप्लीट हो रही है 32 में, इसका मतलब 1/4 कंप्लीट हुई होगी 16 मिनट में। तो आप इसका आंसर अगर इस तरह से यूनिट लो लगा करके निकालेंगे तो डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो हाफ लाइफ टाइम आप कैसे निकालते हैं जरा उस पर गौर करिए। जब भी आप हाफ लाइफ टाइम निकालते हैं तो आप उस टाइम को टी हाफ लिखते हैं, इक्वल टू आपका होता है 2.303 डिवाइडेड बाई के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, लोग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए, एक्स की जगह आप लिखते हैं A/2। अब ए में से A/2 गया तो A/2 बच जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका फॉर्मूला निकल के आता है 2.303 डिवाइडेड बाई के log 2।
और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, तो आपका आंसर सीधा सा आता है यहाँ पर 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये आपका आता है टी हाफ। अब अगर यही चीज़ मैं अप्लाई करूँ 75% पर, यानी 75 का मतलब हो गया 3/4, तो 2.303 डिवाइडेड बाई के लोग इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए है तो ए माइनस एक्स कितना हो जाए, यानी 3/4 अगर कंप्लीट हो गया तो 1/4 बच गया, दैट मीन a/4 बच गया, तो a/4 ए से कैंसिल आउट हो गया, 4 ऊपर चला गया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई 2.303 डिवाइडेड बाई के लोग 2 ऊपर जाएगा तो मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और लोग में जो पावर होती है वो आगे चली जाती है, यानी इसी का सॉल्यूशन मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2.303 डिवाइडेड बाई के log 2, और log 2 क्या होता है 0.30, तो इसका पूरे का सॉल्यूशन यानी यहाँ log 2 आएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन तो ये होता है, यानी सीधी सी बात है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/4 निकालने के लिए, यानी कि t 3/4 क्या होता है t हाफ मल्टीप्लाई बाई 2 होता है। तो अब आपको यहाँ क्या दिया गया है t 3/4 दिया गया है, कितना 32 मिनट दिया गया है, तो t हाफ इंटू में 2 होता है जो कि 2 इधर चला जाएगा, तो t हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 मिनट आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, आराम से आप इसको समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल रिक्वायर टू लिबरेट 1 ग्राम मोल ऑफ मेटल, 1 ग्राम मेटल के लिए 1 ग्राम मोल मेटल के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड रहेगी। देखिए अगर बेरियम क्लोराइड लेता हूं तो आपको पता है बेरियम तो 2 पॉजिटिव होता है, तो 2 फैराडे चाहिए इसके 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए। कॉपर अगेन 2 पॉजिटिव है तो 2 फैराडे चाहिए। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इसके लिए 3 फैराडे चाहिए। Na क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो कितना डिपॉजिट हो जाएगा 1 मोल डिपॉजिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम कर चुके पहले, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट बहुत शानदार क्वेश्चन है, कैसे कंफ्यूज होंगे आप इस क्वेश्चन में बताता हूँ। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स। अब आप जनरली कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं कि अरे अंदर वाटर है बाहर वाटर है, बाहर से अंदर कर देंगे, एक नेगेटिव आयन को बाहर ले आएंगे, हाइड्रेट हो जाएगी, आप हाइड्रेट पर क्लिक कर देंगे। कुछ क्या देखेंगे NO2 देखेंगे, अरे एम्बिडेंटेड लिगेंड है, NO2 लिखा हुआ है, ONO लिख देंगे तो लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गई। कुछ क्या करेंगे कि अंदर नेगेटिव आयन है बाहर नेगेटिव आयन है, Cl को अंदर ले जाएंगे, NO2 को बाहर ले आएंगे, आयोनाइजेशन। अगर आप एक साथ इन तीनों चीज़ों को सोचेंगे तो आपका ऑप्शन सही है कि ओ लबो ऑप्शन होगा। अगर इनमें से किसी एक चीज़ को सोच करके एक पर टिक कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर तीनों ही तरह की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की मैं बात कर रहा हूँ। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी है क्योंकि वाटर की 2 डिफरेंट पोजीशन है। लिंकेज भी है क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड है। आयोनाइजेशन है क्योंकि अगर आप इसकी ये फॉर्म लिख देंगे CrH2O5 देन Cl.NO2.H2O, तो देखिए ये आपको क्लोराइड आयन भी देगा, नाइट्राइट आयन भी देगा, ये आपको क्लोराइड आयन देगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा, तो डिफरेंट आयन देगा, इसलिए आयनाइजेशन हो गया, वाटर की डिफरेंट पोजीशन, हाइड्रेट हो गया, एम्बिडेंटेड लिगेंड NO2 प्रेजेंट है तो लिंकेज भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू मेक ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6 होता है। अब जरा EDTA बनाइए। EDTA बनाते हैं तो सबसे पहले आप इथाइलिन डायमीन से स्टार्ट करें, इथाइलिन डायमीन, यहाँ पर आप एसिटिटाइल लगा देते हैं। पहले पहले तो सीधी स्ट्रक्चर पूछ लेते थे आपसे एग्जाम के अंदर, भाई EDTA की स्ट्रक्चर बनाओ, ये लो जी EDTA की स्ट्रक्चर, क्या मुश्किल थोड़ी ना है। स्टेप में याद रखो, इथाइलिन डायमीन याद रखो, फिर 4 एसिटेट जोड़ना याद रखो। तो ये देखिए यहाँ से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये तो हेक्साडेंटेट है और हेक्साडेंटेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका एक मॉलिक्यूल ही सफिशिएंट है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ये हो गया। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसे फ्लैक्सीडेंटेट भी कहते हैं। अगर इसको लिख दिया HEDTA तब ये 4 नेगेटिव ना होकर के 3 नेगेटिव हो जाता है। एक्चुअली ये EDTA 4 नेगेटिव होता है। अब ये पेंटाडेंटेट है, इसको लिख दिया H2EDTA 2 नेगेटिव, अब ये टेट्राडेंटेट हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं फ्लैक्सीडेंटेट बोला जाता है। तो आप हेक्साडेंटेट जरूर याद रखें, बाकी को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ ये एक शानदार क्वेश्चन फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए विच ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कोई कहेंगे जिंक, जिंक तो केवल Zn2 पॉजिटिव शो करता है, तो बेटा जिंक 2 पॉजिटिव शो करता है। इट इज अ मेंबर ऑफ डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक का मेंबर है, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते। Zn, Cd और Hg तीनों डी ब्लॉक के मेंबर है, बट इनका डी जो सब शेल है वो कंप्लीटली फील्ड होता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते। हाँ वेरिएबल नहीं करता ये, तो यहाँ स्कैंडियम जो है वो आपका स्कैंडियम 3 पॉजिटिव ही शो करता है, इसलिए ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। अगर ऑप्शन में यहाँ ट्रांजिशन ना होकर डी ब्लॉक होता
तो आप स्कैंडियम भी करते, आप जिंक भी करते, तो ऑप्शन फिर ए एंड बी बोथ इस तरह का कोई ऑप्शन मिलता आपको। तो समझ गए होंगे आप कि मैंने जिंक को सही क्यों नहीं किया। जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, पर ये डी ब्लॉक का मेंबर है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलाइड फॉर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब सबसे पहले मैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। 2 क्वेश्चन इससे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, जब भी आप एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो ये आपका हेलोजन एटम, अगर मैं इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहूँ तो इसे मैं कहूँगा बीटा। जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन का और हेलोजन का। हाइड्रोजन कौन सा जा रहा है, जो बीटा कार्बन के ऊपर है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। और बनता क्या है, एल्कीन बनती है। अब पहला क्वेश्चन तो ये कि एल्किल हैलाइड तो फिर 3 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है। तो इस तरह की रिएक्शन में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, तो देखिए 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा रहेगी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। रीज़न की अगर हम बात करें कि रीज़न क्या है इसका, रीज़न है कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हैं ये मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन देते हैं, और मोर सब्सटीट्यूटेड जो एल्कीन्स होती हैं ये हाईली स्टेबल होती हैं, इसलिए इजीली पार्टिसिपेट करता है ये एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। अब यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाई ये जो बॉन्ड है, अब ये जितना आसानी से टूटेगा उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो यहाँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, देखिए एल्किल आयोडाइड सबसे इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इससे धीरे ब्रोमाइड, इससे कम क्लोराइड और सबसे कम फ्लोराइड। अब ये ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है आपका, ये रहा ऑप्शन बी। रीज़न क्या है इसका, देखिए क्योंकि आई नेगेटिव जो है वो एक लार्जर साइज का एनाइन है, इसलिए ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है। सेकेंड रीजन, साइज बड़ा होने की वजह से ये इस बॉन्ड का क्लीवेज भी आसानी से हो सकता है। ये 2 रीजन आप बता सकते हैं कि जो आई नेगेटिव आयन आपका है ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि बिगर साइज है और चार्ज जो है इसके ऊपर डिस्पर्स्ड हो जाता है। सेकंड, बड़े साइज का है, इसीलिए ये जो बॉन्ड है ये वीकर होता है, यहाँ पर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड वीकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डाइपोल मोमेंट के ऊपर पूछा गया है। देखिए अगर मैं एक को लेकर के समझा दूं तो बाकी आपको समझ आ जाएंगे। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप देखिए हर एक बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को, बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को अगर रिप्रेजेंट करा जाए तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर होगा, इसके डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी और इसकी डायरेक्शन ये होगी, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए म्यू मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर क्या है, 0 है। तो इसका तो 0 है। आपसे पूछा गया कि हाईएस्ट पूछा गया, तो उसका हाईएस्ट होगा जिसमें एक ही बॉन्ड पोलर है और एक बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये आपका CH3Cl ऑप्शन होगा। अच्छे से समझ लेंगे इसको, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, फिनोल कैन बी डिस्टिग्यून्स। देखिए डिस्टिग्यून्स टेस्ट के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई, नेम रिएक्शन और नेम रिएक्शन के बाद डिस्टिग्यून्स टेस्ट के ऊपर, क्योंकि कई सारे डिस्टिग्यून्स टेस्ट आपके सिलेबस में, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में कौन से टेस्ट हैं जिनसे आप डिस्टिग्यून्स कर सकते हो, जैसे टोलेन हो गया, बेनेडिक्ट हो गया, फेलिंग हो गया। आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन के बीच में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के बीच में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आप अलग अलग कैसे डिस्टिग्यूट कर सकते हो। यहाँ क्वेश्चन क्या है, फिनोल और इथाइल अल्कोहल का, यानी एक अल्कोहल है और एक फिनोल है, बाय ऑल रिएजेंट एक्सेप्ट वन, यानी एक ऐसा है जो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। अब देखिए वन बाय वन मैं आपको रिएक्शन समझाता हूँ। सबसे पहले NaOH, आपको पता है कि जो NaOH है ये एक बेस है। FeCl3 के अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये फिनोल रिएक्ट कर लेता है। अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन की बात करते हैं तो ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। सोडियम की अगर हम बात करें, देखिए आपने सबसे पहली या दूसरी रिएक्शन पढ़ी होगी कि अल्कोहल की रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ करवाते हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, और फिनोल की रिएक्शन भी आप करवाते हैं सोडियम के साथ तो सोडियम फिनोक्साइड आयन बनता है। इसका मतलब सोडियम को लेकर के हम दोनों को डिस्टिग्यूट नहीं कर सकते, सोडियम अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करता है और सोडियम फिनोल के साथ भी रिएक्ट करता है। अब NaOH देखिए बेटा एक बेस है और फिनोल है एसिड, इसलिए ये इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। बट अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो दीज आर वीकर एसिड देन वाटर, ये तो वाटर से ही क्या है, वीकर एसिड है, इसलिए ये बेस इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए जो अल्कोहल्स होते हैं वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। अगर मैं FeCl3 के साथ रिएक्शन की बात करूं तो आयरन यहाँ पर किस फॉर्म में है, +3 के अंदर है। जब ये फिनोल के साथ रिएक्शन करता है, मैं फिनोल को C6H5OH की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा
FeOC6H5 6 3 नेगेटिव, और ये वायलेट कलर का होता है क्योंकि आसानी से एसिडिक होने की वजह से H पॉजिटिव आयन दे देता है और ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जबकि अल्कोहल नहीं बना पाते। अगर मैं बात करूं ब्रोमीन, तो अब ब्रोमीन वाटर के साथ जब भी फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनता है। दोनों जो आपकी ऑर्थो पोजिशंस हैं और जो पैरा पोजिशंस हैं उन पर आप ब्रोमीन लगाते हैं और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट पीपीटी देता है, जबकि अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं कर पाते। तो इन तीन का यूज़ तो आप कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट्स करने के लिए, अल्कोहल को फिनोल से डिस्ट्रीब्यूट्स करने के लिए NaOH का, FeCl3 का और ब्रोमीन वाटर का। इसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ ये दोनों रिएक्शन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट डज नॉट गिव HVZ रिएक्शन। अब सबसे पहले तो HVZ का मतलब है हेल वोलार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। क्या है रिएक्शन? देखिए मैं सिंपली आपको समझाऊं पहले रिएक्शन को। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो क्या होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है हेलोजन से। हालांकि रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होती है, आगे भी चलती रहती है, दूसरा हाइड्रोजन है ये फिर हट जाएगा। यानी कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा कार्बन एटम पर हाइड्रोजन है वो इस तरह की रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ देखिए ये कार्बोक्सिलिक में कार्बोनिल कार्बन एटम हो गया, ये अल्फा कार्बन, इस पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन और उस पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन और उस पर हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो HVZ यानी हेलवोलार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब देखिए आयोडोफॉर्म रिएक्शन जब भी आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं मिथाइल कीटोन, ये यानी कि कार्बोनिल जो कार्बन है उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अब जो रिएक्शन पढ़ते नहीं है वो क्या पढ़ेंगे, देखो कि एथेनेल एल्डिहाइड, प्रोपेनोन कीटोन, प्रोपेनोल अल्कोहल, मिथेनेल ये भी एल्डिहाइड, यानी ये A, B और D ये तो कार्बोनिल कंपाउंड हो गए, ये अल्कोहल है इसलिए ये नहीं देगा। बेटा जो इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं ये क्या है आपका 2 प्रोपेनोल यानी सेकेंडरी अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल जो है सेकेंडरी जो कार्बन एटम है उसके ऊपर OH लगा हुआ, तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है इसलिए ये भी देता है, यानी ऐसे अल्कोहल भी देते हैं एलोफॉर्म रिएक्शन। कौन नहीं देता, आप मिथेनेल बनाइए, क्या है आपका यही है, कहाँ इसके पास मिथाइल ग्रुप है, आपका ऑप्शन होगा D। ये बना के देखिए, ये रही स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ये रहा कार्बोनिल जो कार्बन है उसके पास मिथाइल ग्रुप, प्रोपेनोन आप बनाइए, ये रहा स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। और ये अल्कोहल जरूर है बट ये इसमें इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, और जो इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं वो सारे ही देते हैं इस तरह की रिएक्शन। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा आपका मिथेनेल या फॉर्मेल्डिहाइड जिसको कहते हैं HCHO, ये नहीं देता है कौन सी रिएक्शन, एलोफॉर्म रिएक्शन। क्या है, सोडियम हाइपोआइडाइड के साथ रिएक्शन, यानी NaOH+I2 के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं। आप डिटेल में नेम रिएक्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। एक ही नहीं है, अब एक नहीं है जरूरी नहीं वो नाम अल्फाबेट से स्टार्ट हो, ग्लाइसिन नहीं है। क्या है ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर, ग्लाइसिन होता है आपका NH2CH2COOH। देखिए इसके पास कायरल कार्बन नहीं है इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड। एलानिन बनाएंगे तो क्या होगा, ये आपका एलानिन है, देखिए यहाँ एक CH3 लग जाएगा COOH, अब ये क्या हो गया आपका कायरल कार्बन बन गया। फेनिल एलानिन क्या होगा, ये एलानिन से डेराइव्ड है, देखिए सॉरी ये CH है यहाँ पर CH2C6H5, ये फेनिल एलानिन हो गया। तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेरी शॉर्ट, देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, काफ़ी सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की स्टडी करेंगे, और क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया होगा कि आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। बड़े क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़े क्वेश्चन सेक्शन के अंदर डिवाइड होते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा एक सिंगल क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं आता, उसमें 2 या 3 या 4 पार्ट बना देते हैं, उनके आंसर देने होते हैं आपको। इसलिए अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाली वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे तो डेफिनेटली आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है ताकि आप जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आए आप उनको मिस ना कर सकें।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।